हेलो बच्चों, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। और आज का हमारा नया टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। इससे पहले हमने अपना एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था जिस पे मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बेसिक नॉलेज दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं, सीक्वेंस कहते किसे हैं और कितने कितने टाइप के सीक्वेंस होते हैं। उसमें मैंने बताया था बॉन्डेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस थे जो मैंने पहले अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में दे चुका हूं। अब आगे मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आपको आगे एक नया टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराता हूं जिसका नाम है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, मतलब अनुक्रम की अभिसारिता। जैसा कि आप देख चुके हैं, हाँ, मैंने अपने लास्ट वीडियो जहां पर एंड किया था वो था लिमिट ऑफ सीक्वेंस। तो हमें ये टॉपिक शुरू करने से पहले उस टॉपिक का मतलब लिमिट ऑफ सीक्वेंस का बहुत ब्रॉड नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हमारा कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस टोटली बेस्ड है लिमिट ऑफ सीक्वेंस। मतलब लिमिट के बारे में अगर जो आप जानते हैं तो ही आप कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस मतलब किसी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट क्या होगा ये आप पता कर सकते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं आपके साथ और आपको पहले इंट्रोड्यूस कराता हूं लिमिट ऑफ सीक्वेंस के बारे में। तो जैसा आप देख रहे हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस की सीमा क्या होती है। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, जैसा आप देख सकते हैं कि लेट Sn be a sequence of a real number if for every epsilon is equal to 0 such that m belongs to n, such that Sn is equal to minus L less than epsilon for all n greater equal to m। बस इतनी सी ही है इसकी डिफिनीशन। बट ये क्या है L यहाँ पर, जैसे मैंने अपना लास्ट वीडियो में बताया था, Sn एक कोई सीक्वेंस है एंड L इज सच दैट अ कोई नंबर उस सीक्वेंस का ही कोई एक पर्टिकुलर नंबर जो उस सीक्वेंस का उस पर्टिकुलर नंबर से जब हम उसका डिफरेंस लेते हैं तो उसका मॉड लेने पर वो जस्ट उसके नियर अबाउट नेबरहुड में ही उसकी वैल्यू मिलती है। या फिर आप ये कह लीजिए कि कोई सीक्वेंस अगर जो उसकी वैल्यू हम लेते जाते हैं इनफाइनाइट तक लेते हुए जाते हैं कि और उसका जब रियल एनालिसिस करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो उसके ही नेबरहुड में ही मिलती है। नेबरहुड मतलब उसके जस्ट पास में ही मिलती चली जाती है और किसी एक पर्टिकुलर नंबर पर जाकर कन्वर्ज हो जाती है। उसी पॉइंट को हम उसका लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। आइए आपको समझाते हैं। जैसे कि हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, Sn माइनस L एप्सिलॉन ये, एंड L क्या होता है, कोई एक रियल नंबर होता है। इट्स सच टाइप ऑफ, जैसे ये देख सकते हैं, इसी को हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट S टेंड टू n, जैसा आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं 1/n इज इक्वल टू, अगर जो हम इसको देखें तो इसकी वैल्यू 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन ऐसे चलती चली जाएगी जो इसका सीक्वेंस मिला है। लेकिन अब हम इसको देखें क्या है, अगर जो हम इसको ग्राफिकली देखते हैं तो 1 पर हमें क्या मिल रहा है, इसकी वैल्यू 1, ठीक है। देन हम क्या देखते हैं, 2 पर इसकी वैल्यू 1/2, उससे छोटी और क्या हुई ये, और उसके पास आ गई, कितना हो गया 1/2, 1/3 उससे छोटी और उसके पास, 1/4 और उसके पास, और इसके बाद होगा क्या, एट टाइम टू 0 पर, इन्फिनिटी पर ये वैल्यू 0 पर हो जाएगी। मतलब ये जाते जाते यहाँ से जाते जाते और छोटी और ये 0 के और पद, मतलब एक माना एक कोई लिमिट है, एक कोई टर्म है, ये नंबर 5 मैंने लिया, जहां के बाद ये वैल्यू इसके बाद ये 0 के एकदम कन्वर्ज कर जाएगी। तो इसी पॉइंट को इसका हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस बोल देते हैं, क्योंकि ये इसका लिमिट सीक्वेंस होता है और इसी को हम इसका लिमिट पॉइंट भी बोल देते हैं। यही इसका लिमिट पॉइंट कहलाता है। किसी सीक्वेंस का एक ही यूनिक लिमिट पॉइंट होता है और वही उसका लिमिट होता है। अगर जो हम इसको एक और तरीके से देखें, जैसे मान लीजिए ये है Sn, अगर जो हम इसको देखें, इसको इस तरीके से तोड़ लेते हैं कि Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन माइनस का Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। अब अगर जो हम इसको देखें तो इसको Sn, इसको उधर ले जाएंगे तो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस L, और अगर जो हम इसको देखें तो ये हो जाएगा Sn ग्रेटर देन L माइनस का एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर जो हम इसको देखें तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो बड़ा होगा
एल माइनस एप्सिलॉन से और छोटा होगा एल प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, जैसे कि अब हमने क्या कहा था, एल कोई एक रियल नंबर होगा, माना कोई एक सीक्वेंस ले लिया, ठीक है, वो कोई वैल्यू है एल, ठीक है, और इसके इधर बहुत सारी वैल्यूज होंगी, इसके इधर सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म्स होंगे, लेकिन ये कोई उसका टर्म है, कोई इसका नेबरहुड पॉइंट है, इस नेबरहुड के पॉइंट में बहुत सारे हमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे जो इसके ही अंदर कन्वर्ज करते रहेंगे, जो इसके ही नेबरहुड में कन्वर्ज करेंगे। इसके इधर हमें कितनी वैल्यूज मिल रही है हमें उससे मतलब नहीं है, बट इसके अंदर हमारे कितने वैल्यूज हैं यही इसका लिमिट पॉइंट होता है। और इसी के अंदर जो लिमिट ये कन्वर्ज करता है, इस पर जो एक ये पर्टिकुलर हमारा यूनिक पॉइंट होता है, इसी को हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। और इस नेबरहुड पॉइंट के बाहर हमें जो भी वैल्यू मिलती है, फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा मतलब होता है अपने इस मिलने वाले पर्टिकुलर एल से। इसके साथ ही आगे हम देखते हैं, हम आपके सामने एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लेट एस एन इक्वल टू 1/n देन सो दैट लिमिट ऑफ इसका 0 होता है। हमारे सामने एक सीक्वेंस लिया हुआ है और हम इसको प्रूफ करने वाले हैं कि लिमिट जो इसका हमेशा होता है, लिमिट वो 0 होती है। तो हमने मान लिया, सपोज किया कि कोई लिमिट है जो हमें दी हुई है, इसका हमने मान लिया कोई लिमिट l है, ऐसा हमने मान लिया। और ये क्या होता है, जैसा कि हमने डिफिनीशन में देखा है, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन क्या है, हमारा एक आर्बिट्री नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो उस नेबरहुड, जो उस पॉइंट के पर्टिकुलर के पॉइंट के नेबरहुड में ही लाई करेगा, तो उसके ग्रेटर इक्वल 0 सच दैट इस प्रकार है। तो हमें क्या करना है, हमें तो करना है n ग्रेटर इक्वल m, कुछ ऐसा ही हम अगर जो ला देते हैं, जो कि हमारा Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, अगर जो हम ऐसा कुछ प्रूफ करने पे आ जाते हैं तो हमारा ये इसका सीक्वेंस इसका लिमिट 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको जैसा हमारे डिफिनीशन में दिया हुआ है 1/n माइनस 0, हमने ऐसा माना जो कि एप्सिलॉन n इक्वल टू जो किसी एप्सिलॉन से छोटा है, जैसा हमारे डिफिनीशन में दिया हुआ है। फिर हम देखते हैं 1/n एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन से छोटा है, या तो ये हमारा वैल्यू ये देगा। अब हम देखते हैं ये n ग्रेटर इक्वल m, m क्या है, m हमारा कोई टर्म है उस सीक्वेंस का, जैसा हमने कहा था डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कि n ग्रेटर इक्वल टू m हमें लाना है, क्योंकि हमें डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, इसको कोई टर्म मान लिया m, और जो कि इस तरीके से हमारा इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग प्रूफ होता है। हमने देखा कि टेक m इक्वल टू, अगर जो हम इस नंबर को m इक्वल टू 1/एप्सिलॉन कोई एक पर्टिकुलर टर्म है उस सीक्वेंस का, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर इक्वल टू जो m है उस नेचुरल सीक्वेंस का, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका सीक्वेंस नंबर ऑफ, अगर जो हम इसका लिमिट लेते हैं तो लिमिट क्या होगा इसका 1/n एप्सिलॉन टू 0, मतलब ये प्रूफ होता है कि हमारा जो दिया हुआ कोई सीक्वेंस 1/n है, इसका लिमिट 0 होगा। जैसे कि अगर जो हम इसकी कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसा कि अभी मैंने पिछले आपको इसमें दिखाया है यहाँ पर ग्राफिकली, कि अगर जो हम कोई सीक्वेंस, जैसा कि वो सीक्वेंस मैंने लिया है कि वैल्यू 1 पर 1, 2 पर 1/2, 3 पर 4, और ये जैसा जैसा आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे कन्वर्ज होता जा रहा है और 0 के एकदम पास, और एक किसी लिमिट के बाद ये 0 पर कन्वर्ज कर जाता है। जैसा कि अभी हम देखते हुए चल रहे हैं कि जैसा हमारा मैंने जो सीक्वेंस लिया था 1/n, मैंने देखा 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये धीरे कन्वर्ज करता जा रहा है, और एक किसी पॉइंट पर ये 0 के पास बहुत सारी वैल्यूज़ एक साथ कन्वर्ज कर जाएंगी, और एक टाइम पर आने के बाद 0 पर ये कन्वर्ज कर जाएगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जो लिमिट पॉइंट होगा वो इस सीक्वेंस का 0 होगा, लिमिट, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं अपना अगला एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने और इसे समझाते हैं। सो दैट द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस Sn इक्वल टू -1 की पावर n इज डजंट एग्जिस्ट, मतलब हमारा कोई सीक्वेंस हम लेते हैं -1 की पावर n, और इसे हम क्या कहते हैं, इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर जो हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो ठीक है, हम इसको वैसे तो हम कोई सीक्वेंस ले लेते हैं,
मान लेते हैं कि सपोज दैट एस एन हैज़ अ लिमिट एल, मैंने माना कि इसका कोई लिमिट एल है फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 फॉर m ग्रेटर इक्वल टू n फॉर m बिलोंग्स टू n, सच दैट जैसा कि हमारा डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने लिया एस एन माइनस एल जो यहाँ आपके सामने है -1 की पावर n माइनस एल, मैंने माना कि ये कोई हमारा सीक्वेंस दिया ही हुआ है और जो कि n ग्रेटर इक्वल टू m। हमारे इस सीक्वेंस के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हमें प्रूफ करने के लिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसके लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जिस तरीके का ये निगेटिव टर्म दिया हुआ है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्या वो प्रूफ हो जाता है। अगर जो वो ठीक है तो ओके, नहीं तो फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। मैंने माना इस सीक्वेंस के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू n बराबर n कोई इवन नंबर लेते हैं, जिसके लिए हम इसको कैसे डिनोट करते हैं 1 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स ग्रेटर इक्वल टू m। और हम इसी चीज को जब ऑड के लिए लेते हैं तो क्या होता है -1 एंड माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। फिर इसके बाद अगर जो हम इसका मॉड लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m। अब जैसा भी आपने देखा कि हमें हमें इस सीक्वेंस के लिए दो वैल्यू मिलती है, एक इवन के लिए और एक ऑड के लिए। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं, जैसा कि हम मान लेते हैं 2 इक्वल टू 2 मॉड ऑफ 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्या किया हमने, इस 2 को हम 1 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब अगर जो देखा जाए इस 1 प्लस 1 को जो हमारी वैल्यू है इसकी एक इवन पर और एक ऑड पर, तो हमने क्या किया 1 प्लस 1, इसको हम चाहें तो 1 माइनस एल प्लस का 1 प्लस एल। अगर जो हम इसका मॉड लेते हैं फिर से तो 1 माइनस एल प्लस का मॉड 1 प्लस का एल। इसको क्या कर सकते हैं, जैसा कि देखा ये हमारे दो एप्सिलॉन वैल्यू हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू जीटा इज इक्वल टू लेस देन 2 जीटा। ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 जीटा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट करती है? अब उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने माना कोई एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने कोई कंसीडर कर ली कि 1/2 होती है, ठीक है। अब अगर जो हम इसको इस कंडीशन में फॉलो कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है 2 लेस देन, यहाँ पर 2 की जगह इंटू 1/2। अब क्या करते हैं हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 2 है लेस देन 1, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि इसका हमारा कोई एक लिमिट मिल ही नहीं रहा है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका हमारा लिमिट पॉइंट है ही नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसका हैज़ नो लिमिट हो जाएगा। ग्राफिकली देखें हम इसको तो हमारा जो लिमिट पॉइंट आएगा वो -1 1 -1 1 -1 1, ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। बट इसका कोई भी अगर जो एक ये देखे तो -1 और 1 इसके दो लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं, और ऐसा सीक्वेंस जिसके दो लिमिट पॉइंट होते हैं उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। यही इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको बताया है। अब लिमिट पॉइंट, अभी मैं कई बार आपके सामने बोल चुका हूं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। किसी सीक्वेंस का लिमिट और लिमिट पॉइंट दो अलग अलग चीजें होती हैं। लिमिट किसी सीक्वेंस का एक पर्टिकुलर एक यूनिक वैल्यू होता है, बट लिमिट पॉइंट उसके कई सारे हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि किसी सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट हो, उसके दो भी हो सकते हैं, बट उसका लिमिट हमेशा एक ही नंबर एग्जिस्ट करेगा। अगर जो किसी सीक्वेंस का एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तो उस सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कन्वर्जन नहीं होगा। आइए देखते हैं लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपके सामने, कि माना लेट एसन कोई एक सीक्वेंस है किसी रियल नंबर p का, जिसको हम उसका लिमिट पॉइंट कहते हैं, जैसा कि p माइनस एप्सिलॉन प्लस p प्लस एप्सिलॉन कंटेन अ फाइनाइट टर्म फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। आइए आपके सामने एक एग्जांपल लेते हुए समझाते हैं। वही अपना एक एग्जांपल, ऐसा माना कोई एक सीक्वेंस है -1 की पावर n इज अ सीक्वेंस, देन अगर जो हम सारे एप्सिलॉन 0 के लिए चेक करें तो हमारा जो इसका अभी मैंने बोला ना -1 1 -1 1 -1, ऐसे करके ये इनफाइनाइट टर्म्स तक ये नंबर अपने आप को रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या माना, एक इसका कोई
लिमिट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। हमने माना कोई एक इसका लिमिट पॉइंट जैसा कि -1 और 1, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम कोई इसका एक नेबरहुड पॉइंट मान लेते हैं जैसा कि 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन, और दूसरा एक मान लेते हैं क्योंकि हमारे 2 पॉइंट चल रहे हैं, तो एक -1 माइनस एप्सिलॉन, -1 प्लस एप्सिलॉन। बोथ जो है वो इनफाइनाइट टर्म्स हम नंबर कंटेन करते हैं। कैसे आपके सामने दिखाते हैं, ये हमारा एक पॉइंट है -1 और एक पॉइंट है +1। इसके 2 नेबर पॉइंट मैंने मान लिए जैसा कि मैंने आपको अभी डिफिनीशन में दिखाया है, और इसके 2 नेबर पॉइंट। अब होगा क्या, इसका एक, और इस पर नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिलते चले जाएंगे जैसे कि A1 A3 A5, ये हमारा ऑड के लिए हो गया और ये हमारा इवन के लिए हो गया। इवन पर हमें क्या है, A1 A4 A5 इनफाइनाइट टर्म्स तक ऐसे टर्म हमें मिलते रहेंगे, और इसके नेबर में कई सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे, बट उसके नेबरहुड में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा। ये इस टर्म के लिए इसका लिमिट हो जाएगा और ये इस टर्म के लिए इसका लिमिट हो जाएगा, और इस तरीके से इसके 2 लिमिट पॉइंट बनते हैं। और जब इसके 2 लिमिट पॉइंट बनेंगे तो इसका लिमिट यूनिक नहीं होगा। इस तरीके से हमारा जो लिमिट पॉइंट होता है वो किसी सीक्वेंस के, कोई सीक्वेंस है उसके लिमिट के, उसके नेबरहुड में जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ये उसी के ही आसपास ये नंबर होता है, उसको लिमिट पॉइंट बोलते हैं। बाकी उसके इनफाइनाइट में क्या कितने नंबर आते हैं वो नंबर ऑफ इनफाइनाइट या फाइनाइट हो सकता है, बट बीच में यही हमारा लिमिट पॉइंट के ये 2 जो नेबरहुड होते हैं, इन्हीं को हम इसका लिमिट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और लिमिट ऑफ सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। यही 2 ऐसे टर्म हैं जिनका हम टोटल यूज करके कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस सीखेंगे, कैसे, क्या और कहाँ। आइए कुछ आपको इंपॉर्टेंट नोट बताता हूं मैं, जो कि हमारे सीक्वेंस में लिमिट और लिमिट पॉइंट से रिलेटेड हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, अ सीक्वेंस में हैव मोर देन 1 लिमिट पॉइंट। कोई भी सीक्वेंस का, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी सीक्वेंस के एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, जैसा मैंने आपको करके भी दिखाया था कि कोई सीक्वेंस है उसका 1 -1 2 है, तो इसके 2 लिमिट पॉइंट हो सकते हैं जैसा कि आपको दिखाया। दूसरा, इफ अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस एग्जिस्ट देन इट विल बी यूनिक। अगर जो किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक होगा। मतलब किसी भी सीक्वेंस का -1/1 1/, मानो कोई एग्जांपल ले लिया मैंने 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन तक, तो ऐसा कोई लिमिट लेते हैं, तो जैसे ये आप देख रहे हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एक कोई सीक्वेंस है, इसका एक कोई यूनिक, कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लिया n>=m, माना कोई पद, मान लिया 100वां पद होगा, ठीक है, या मान लिया कोई 10वां पद होगा, 10वें पद के बाद का टर्म जो कि वो कन्वर्ज कर जाएगा किसी एक पॉइंट पर जाकर, उसके बाद तो वो एक लिमिट की वैल्यू देगा, उस पॉइंट पर वो उसका लिमिट हो जाएगा और वही उसका यूनिक पॉइंट होगा, जैसा कि इसमें मैंने लिखा है। अगला जो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, यदि कोई सीक्वेंस है मोर देन 1 लिमिट पॉइंट देन लिमिट डजंट एग्जिस्ट। मतलब कि अभी जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने लिया कि अगर जो किसी सीक्वेंस का एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं कर पाएगा कि वो किस नंबर पर जाकर कन्वर्ज करेगा, क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होगा। तो ये होता है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आइए अब हम धीरे धीरे इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आते हैं, और हमारा अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सीक्वेंस का, उसका नाम है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। इसको आप कन्वर्जेंट सीक्वेंस के भी बोल सकते हैं। आइए अब इस पर हम थोड़ा लाइट डालते हैं, प्रकाश डालते हैं और देखते हैं क्या है। इसकी डिफिनीशन देखते हैं। Let Sn is a sequence of real number, then the sequence is said to be convergent if every epsilon greater than 0 for all exist m belongs to n such that s equal to ऐसा कुछ नहीं है इसके कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस में कुछ नहीं। बस एक पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि कोई सीक्वेंस है और उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्ज कर जाएगी। कोई भी सीक्वेंस अगर जो उसका लिमिट है
तो वो कन्वर्ज करेगी। जैसा कि मैंने अभी आपको डिफिनीशन में बताया, यहाँ पर मैंने लिमिट का एक डिफिनीशन आपको पहले ही बता चुका हूं, और उसी का हमें यहां पर यूज करना है Sn माइनस एल लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। कोई सीक्वेंस है, अगर जो उसका एक भी कोई लिमिट पॉइंट है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो वह सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। और if a limit of a sequence is exist then the sequence is convergent, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर जो मैंने अभी उससे पहले बोला कि कोई भी सीक्वेंस है, अगर जो उसके दो लिमिट पॉइंट हैं, मतलब एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट होते हैं, तो उसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी। हमारा कन्वर्ज सिर्फ और सिर्फ बेस होता है उस पर्टिकुलर लिमिट पर जो उसके नेबरहुड के आसपास से हमें मिलती है, या यूं कह लीजिए कि हमें कोई वैल्यू है, कोई सीक्वेंस है जिसका हमें सीक्वेंस का एक यूनिक लिमिट है, तो वो कन्वर्ज करेगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट, कुछ नोट्स दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट हैज लिमिट। अगर जो किसी कन्वर्जेंट मतलब कोई सीक्वेंस है, अगर जो उसका कोई लिमिट है, कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ही वो सीक्वेंस कन्वर्ज होगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट एंड दैट हैज टू द लिमिट इटसेल्फ। नॉट कन्वर्स का बाद में देखेंगे। मतलब कि इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट एंड दैट टू द लिमिट एल। मतलब कोई सीक्वेंस है, अगर जो कन्वर्ज कर रही है तो उसका अपना यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, और यूनिक लिमिट पॉइंट है तो मतलब उसका अपना यूनिक एक लिमिट होगा, और वही लिमिट लिमिट होगा, तो वो सीक्वेंस हमारा कन्वर्ज करेगी। उसके बाद हमारा अगला एंड लास्ट इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट हैज अ बाउंडेड। ठीक है, मतलब कोई भी सीक्वेंस है अगर जो कन्वर्ज कर रही है तो वो बॉन्डेड जरूर होगी। क्या होगी? बाउंडेड जरूर होगी। और मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता चुका हूं बॉन्डेड सीक्वेंस और बॉन्डेड अबव और बॉन्डेड बिलो क्या होता है। तो हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस से रिलेटेड हैं, जिसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कि हमारा सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगा, अगर जो उसकी लिमिट होती है, अगर जो उसका यूनिक लिमिट पॉइंट है तो वो ही उसका लिमिट होगा, और तीसरा अगर जो कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो वो बॉन्डेड जरूर होगी। अब देखते हैं कन्वर्सली, मतलब कोई सीक्वेंस है अगर जो उसका लिमिट पॉइंट है, अगर जो उसका लिमिट पॉइंट है मतलब उसका यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर जो जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया -1 और 1, इसके दो लिमिट पॉइंट हैं, और एक से ज्यादा अगर जो लिमिट पॉइंट हो गया तो फिर हमारा जो इसका लिमिट होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। देन उसके बाद इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड। बट क्या कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी? ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई सीक्वेंस है अगर जो बॉन्डेड है, जैसे मान लिया कोई सीक्वेंस है और अगर जो उस सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट है ऐसा, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस इस पॉइंट पर आके कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये कुछ लिमिट पॉइंट हैं। आइए कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कन्वर्जेंट को लेकर। अब आगे इससे कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ थ्योरम के थ्रू हम देखते हैं जो कन्वर्जेंट को और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आसान बनाते हैं, जो कि हमारे कन्वर्जेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, अ बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ अ यूनिक पॉइंट। ऐसा कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस, कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस ले लीजिए, वो तभी कन्वर्जेंट होगा कब? जब उसका एक यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। जैसा कि आइए हम आपको एक जरा यहाँ पर एग्जांपल लेते हुए इसको बताते हैं। जैसा कि हमारा ये वाला पॉइंट था, इसमें हमने लिखा था इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ इट हैज यूनिक लिमिट पॉइंट एंड दैट टू द लिमिट एल।
मैंने मान लिया, लेकिन इसका कन्वर्सली क्या कोई ऐसा सीक्वेंस हो सकता है, क्या उसका लिमिट पॉइंट यूनिक हो सकता है? यार ये एक एग्जांपल लेकर बताते हैं। मान लिया 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड सो ऑन तक देखते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 जो हमारा है वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या जो इसके नेबरहुड के जो नंबर जो टर्म्स हैं जो हमारे, क्या वो इसके कन्वर्ज कर रहे हैं? क्या वो कर रहे हैं? नहीं। देखिए क्या 1 के बाद 2, 1 के बाद 3, 1 के बाद 4, 1 के 5, मतलब वो लगातार उस नेबरहुड पॉइंट से दूर जा रहे हैं, लगातार दूर जा रहे हैं। है तो ये सीक्वेंस ही, बट क्या ये ऐसा है? इसका लिमिट हमारा अगर देखें, बट जरूरी नहीं है कि इसका लिमिट तो हमारा 1 ही होगा, लेकिन इसके लिमिट पॉइंट 1 से ज़्यादा हैं। इस वजह से ये हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा। आइए कुछ थ्योरम्स हैं। A bounded sequence is converge and if and only if had a unique limit point। कोई बाउंडेड सीक्वेंस है अगर जो उसका यूनिक लिमिट पॉइंट होगा तो वो कन्वर्ज करेगा। जैसे कि हम बहुत सारे हमारे सीक्वेंस होते हैं जो कि बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो। जैसे कि मैंने पिछली बार एक एग्जांपल लिया था, Sn इज इक्वल टू n प्लस 1/n। अगर जो हम इसकी वैल्यू रखें तो 2, उसके बाद ये आ जाएगा 2 प्लस 1/2, फिर उसके बाद 3 प्लस 1/3 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। अब देखते हैं कि ये इसके बाद ये लगातार ये वैल्यू, हाँ अब ये वैल्यू लगातार घटती ही जा रही है, घटती ही जा रही है। जब ये वैल्यू लगातार घटती जाएगी तो एक हमारा पॉइंट होगा जहाँ पर हमारा सीक्वेंस बाउंडेड होगा, तो उस पॉइंट पर हमारा जो इसका लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट होगा, हमारा लिमिट पॉइंट वो यूनिक होगा और इसलिए हमारा इसका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगा और यही हमारा यूनिक लिमिट पॉइंट होगा। यूनिक लिमिट पॉइंट का मतलब हो गया कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कि ये हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अब नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है वो है ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस को मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया ही था कि मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे कहते हैं। वैसा सीक्वेंस जो लगातार या तो बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ऐसे सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। अब आइए देखते हैं, इसके 2 पार्ट हैं। एक पहला कि अगर जो कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस इज बाउंडेड, मतलब हम कोई सीक्वेंस लें उसको मोनोटोनिक भी बना दें, मतलब प्रूफ कर दें, और उसको बाउंडेड भी प्रूफ कर दें, तो ऐसा सीक्वेंस क्या होगा? हमारा कन्वर्ज कर जाएगा। आइए उसका अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे an increasing sequence is a convergent if and only if it is bounded above and converges to its least upper bound like supremum। क्या कहना चाहता है आपको समझाते हैं। माना कि कोई हमारा सीक्वेंस है, ठीक है, कोई हमारा सीक्वेंस है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो यार वो मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस है जो कहीं से तो जाके रुकेगा और कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा ना, कहीं से स्टार्ट होगा और किसी पॉइंट पर जाके रुकेगा। जहां पर रुकेगा, माना कि कोई सीक्वेंस चला A1 A2 एंड मान लो A75 तक गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा? लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। लेकिन कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, कहीं से स्टार्ट हुआ तो हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, हमें उसका लिमिट मिल गया, और हमारा कहीं पर जाकर एक होगा जहां पर वो कन्वर्ज किया होगा, कहीं पर होगा तो वो वैल्यू, तो हमारा उसका लीस्ट अपर। तो इससे हमने क्या किया? उसको हमने मोनोटोनिक भी प्रूफ कर दिया, और मैंने जैसे माना कि वो 1 से स्टार्ट हुआ और किसी A1 से लेकर A75 यहां पर हमने बाउंड कर दिया, तो ये हमारी जो सीक्वेंस है वो एक तरीके से मोनोटोनिक भी हो गई और एक टाइम पर वो बाउंडेड भी हो गई, जो उसके लीस्ट अपर बाउंड सुप्रीमम पर जाकर कन्वर्ज कर गई। तो एक पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट है अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो एंड कन्वर्जेस टू इट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लाइक इन्फिमम। जैसे कि समझाता हूं, कोई एक सीक्वेंस लिया, ठीक, हमें उसका ग्रेटेस्ट पॉइंट तो पता है। ग्रेटेस्ट पॉइंट मतलब कोई कहीं से तो शुरू हुआ होगा, मतलब कहीं पे, लेकिन कहाँ जाके खत्म हो रहा है? -इन्फिनिटी पे जाएगा नहीं, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा ना जहां पर जाकर वो रुकेगा, कहीं पर तो होगा ना। तो वही जो इस पॉइंट पर जाकर, माना कि वो 100 पर स्टार्ट हुआ और वो घटते 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 5 पर चला गया, तो ये जो इसका है ये अपर पॉइंट हो गया, और ये जो इसका पॉइंट होगा ये हमारा लीस्ट लोअर पॉइंट हो गया। तो इसका जो हमारा पॉइंट है वो कम से कम, वो
डिक्रीजिंग पॉइंट, सॉरी ये तो डिक्रीजिंग हो ही गया, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा बॉन्डेड बिलो है तो किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर तो कन्वर्ज करेगा ना, तो ये बॉन्डेड हो गया। इस तरीके से हम अपने सीक्वेंस का लिमिट तो मिल गया, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर आके कन्वर्ज किया क्योंकि उसका यूनिक लिमिट पॉइंट मिल गया। तो अब इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा कब, जब वो बॉन्डेड बिलो होगा, प्लस क्या, और उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब उसको मोनोटोनिक भी हम दिखा देंगे। तो इस तरीके से ये 3 थ्योरम हैं। इसके अलावा 2 थ्योरम और हैं जिनको हम आपको बताना चाहेंगे, जिसमें पहला एक ये है और एक ये है। जैसे हमारा पहला ये थ्योरम बोलता है इफ अ सीपीएस का है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस एसएन इज कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट देन द सीक्वेंस एसएन इज कन्वर्जेंट। मतलब ऐसे लिमिट हमारा जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। माना हमने कोई सीक्वेंस लिया एसएन इक्वल टू 1/n। अब अगर जो हम इसको मान लिया ऑड के लिए तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इज इक्वल टू माना 1/1, 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। और अगर जो हम इसको इवन के लिए लेंगे 1, 1/2, 1/4, 1/6 एंड सो ऑन। अगर जो हम देखें तो हमारा ये ऑलरेडी पहले ही प्रूफ कर चुका हूँ कि Sn इज इक्वल टू 1/n की लिमिट क्या है, इक्वल टू 0। ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, अगर जो हम देखें तो हमारा ये जो सीक्वेंस है वो कब कन्वर्ज कर जाएगा, 0 पर, क्योंकि ये जो हमारा टर्म है वो इसी का सब सीक्वेंस है। और अगर जो हम ये टर्म देखें जो कि हमारा ऑड के लिए, ये कब कन्वर्ज करेगा, ये भी हमारा 0 पर ही जाके कन्वर्ज करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका अगर जो हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस लें तो ये दोनों क्या हैं, इसी के ही तो सीक्वेंस हैं, इसी के तो सीक्वेंस है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सीक्वेंस Sn इज कन्वर्ज टू द सेम लिमिट, मतलब उसके जो दोनों लिमिट हैं, जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं वो सेम पॉइंट पर ही कन्वर्ज करेंगे। अब इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, इफ अ सीक्वेंस Sn is convergent then its every subsequence is convergent and converges to the same limit। जैसे कि आपको बताते हैं, मैंने कोई लिमिट लिया Sn इज इक्वल टू 1/n, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मान लिया 1/n, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5। मान लिया ऐसे हमारी सीक्वेंस चलती चली जा रही है। ठीक है, अब अगर जो हम इसका कोई सब सीक्वेंस लेकर हम एक और नया सीक्वेंस बनाएं तो उसका लिमिट क्या होगा, वही पॉइंट तो होगा ना, क्योंकि हमारे जो ऐसे लिमिट आए हुए हैं, सॉरी जो इसके हमने टर्म्स लिए हैं वो हमने इसी सीक्वेंस से तो लिए हैं, इसी सीक्वेंस के कोई सब पॉइंट लिए हैं, तो उसका जो हमारा लिमिट पॉइंट होगा वो भी तो सेम ही होगा, तो वो भी तो कन्वर्ज करेगा ना सेम उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर ये हमारी सीक्वेंस थी वो कन्वर्ज कर रही थी। तो इस तरीके से हमारा जो ये पॉइंट होता है ये भी प्रूफ होता है। इस तरीके से ये 5-4 तरीके के थ्योरम्स हैं जो कि प्रूफ करते हैं कन्वर्जेंस को। एक इंपॉर्टेंट तरीके का पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे ताकि आगे कन्वर्जन के कोई भी क्वेश्चंस आंसर जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, अभी तो फिलहाल हम आपको सिर्फ कन्वर्जन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे इसको कन्वर्जेंट करना है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो उसमें हम आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व कराएंगे। पर फिलहाल अभी इसके बारे में जानना जरूरी है कि कन्वर्जेंट होता क्या है और इसको कैसे करना है। तो ये 4-5 कुछ हमने थ्योरम्स बताए हैं जिसका यूज लगातार हमारे हर क्वेश्चंस में होगा, और इनको अगर जो आप बखूबी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेश्चन फंसेगा। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप अगर जो इनको अच्छे से जानते हैं, लिमिट पॉइंट निकालना जानते हैं, आपको लिमिट पता है किसी सीक्वेंस का, तो आप बहुत आराम से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। अब आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है, आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। जैसे कि माना कि कोई हमने सीक्वेंस लिया है, इसको हमें शो करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है।
ठीक है, आइए देखते हैं कि आपको भी पता है कि कोई अगर जो सीक्वेंस है तो वो कब कन्वर्ज करेगी, जब उसका अपना एक लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसा हमने क्या किया, हमने और इस सीक्वेंस के लिए हम माने एट n इक्वल टू इन्फिनिटी पर अगर जो हम इसका लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं तो हमें इस लिमिट, इस फंक्शन का जो हमें लिमिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, Sn इक्वल टू 1, मतलब कि आइडेंटिटी। अब अगर जो हम इस चीज को प्रूव कर देते हैं कि इस सीक्वेंस का जो हमारा लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है 1, तो फिर ये हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि ये कोई सीक्वेंस है। ठीक है, इसको हमने मान लिया y इज इक्वल टू 1 प्लस का 1 अपान n टू द पावर n। ठीक, इसको हमने क्या किया, दोनों साइड में इसके लॉग ले लिया, log y इज इक्वल टू log 1 प्लस 1 टू द पावर n। अब अगर जो हम इसको बाइनोमियल फंक्शन से इसको एक्सपेंड कर दें तो आप देख सकते हैं log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंड होता है वो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस का x की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। ठीक, अब हम इसी के बेसिस पर अगर जो हम इसको ओपन करते हैं तो हमारा जो लिमिट, जो हमारा सीक्वेंस आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है जो आपके सामने लिखा हुआ n इक्वल टू 1 अपान n माइनस 1 बाई 2। अब इस n से जब हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 1 1 बाई 2 n 1 अपान n का स्क्वायर 1 अपान 3 1 बाई n का क्यूब एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारी जो इसकी लिमिट पॉइंट मतलब जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1, और इसी से प्रूफ हो जाता है कि क्या है, ये हमारा सीधा हुआ सीक्वेंस कन्वर्जेंट है क्योंकि इसका एक लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर जो हम इसको दूसरे तरीके से देखें, ठीक, मैंने मान लिया कि log y इज इक्वल टू log 1 प्लस 1 बाई n, ठीक है, और इसको 1 बाई n, कुछ ऐसा हमने इस टर्म में लिख लिया जो कि हमने यहाँ पर लिया था इस टर्म से। ठीक है, अब हम अगर जो इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या जाता है, 0 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी चला जाता है। ठीक, तो ऐसा होगा नहीं, तो ऐसा क्या करेंगे हम यहाँ पर अब एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। अब अगर जो हम इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाई n माइनस का 1 अपान n का स्क्वायर अपान, अगर जो इसका देखें तो माइनस का 1 अपान n का स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा और हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो 1 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे इस क्वेश्चन का जो प्रूफ करना था सो दैट द सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो हमने जैसा देखा कि अगर जो हम लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो इस सीक्वेंस का जो हमारा लिमिट मिलता है वो 1 आता है। उस तरीके से हमने प्रूफ किया तो हमारे इसकी लिमिट जो है वो 1 आ रही है। अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दिया हुआ है प्रूव दैट एनी, कोई हमारा सीक्वेंस दिया हुआ है Sn इक्वल टू 3n माइनस 1 4n प्लस 5 कन्वर्जेस टू 3 बाई 4। वो कहना क्या चाह रहा है, पहले ये समझिए कि ये हमारा कोई सीक्वेंस दिया है वो कन्वर्ज कर रहा है कितने, 3 बाई 4, मतलब ये कोई वैल्यू हमारी दी हुई है, इसको ये हमारा उस पर्टिकुलर इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है, लिमिट है। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, हमें किसी तरीके से इस सीक्वेंस का अपना प्रूफ करने के लिए उसकी m की वैल्यू और n की वैल्यू निकाल देनी है और फिर उस हिसाब से हमारा ये कन्वर्ज कर जाएगा। तो जैसा देखते हैं, सपोज एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज गिवन, कोई नंबर मान लिया मैंने इसको कि कोई इसका नंबर है इस सीक्वेंस का जो कि Sn इज माइनस 3 बाई 4, चूंकि ये एप्सिलॉन कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जो कि लिमिट के एकदम जस्ट उसमें एग्जिस्ट करती है। तो हमने क्या किया, Sn माइनस का L लेस देन एप्सिलॉन इज इक्वल टू इतना। अब हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमने पुट की 3n माइनस 1 बाई 4 माइनस 3 बाई 4 जो कि लेस देन एप्सिलॉन है। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके हमने कुछ इस फॉर्म में इसको सॉल्व किया, 19 अपान 1 अपान 4n प्लस का 5 लेस देन इक्वल टू n। अब अगर जो हम इसको तोड़ें तो 1 बाई 4 19 1 बाई 4 एप्सिलॉन माइनस का
5। अब अगर जो देखें, लेट माना कोई m है इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, तो अब क्या होगा, 10 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर इक्वल टू 0 विच दैट एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n। अब क्या हुआ, अगर जो हम देखें तो इस तरीके से Sn माइनस 3/4 जो कि बिलोंग करता है इसमें, तो हमारा जो लिमिट होगा वो इस तरीके से होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी प्रूफ हो रहा है, मतलब कि ये भी हमारा इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। अब इसके बाद तो हमारा अगला टॉपिक है डाइवर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का डाइवर्जेंट। जैसा कि हमने एक टॉपिक खत्म किया है सीक्वेंस का कन्वर्जेंस, अब हमारा अगला टॉपिक आता है डाइवर्जेंट ऑफ द सीक्वेंस। डेफिनेशन से देखते हैं, अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी अ डाइवर्जेंट इफ किसी सीक्वेंस का लिमिट -∞ टू या +∞ पर जाकर डाइवर्ज कर जाता है, ऐसे सीक्वेंस को उसका डाइवर्ज कहते हैं। आइए इसके अलावा दो और पॉइंट हैं, इनको भी मैं देख लेता हूं। अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी डाइवर्ज टू द +∞ फॉर द ईच पॉजिटिव रियल नंबर k, ईच पॉजिटिव रियल नंबर ऑफ k देयर एग्जिस्ट a positive integer m such that am greater equal to k where n greater equal to m। और उसके अलावा एक पॉइंट और है, a sequence Sn is said to be diverge to -∞ for each negative real number k there exists a positive integer m such that an greater equal to k which belongs to n greater equal to m। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास डाइवर्जेंट के दो पॉइंट हैं, एक जो कि +∞ और दूसरा -∞ के लिए है। आइए हम इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले इस वाले पॉइंट के लिए आपको समझा देते हैं, और एक एग्जाम्पल हम लेते हैं -n² इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू infinity, n² इक्वल टू infinity। अगर जो हम देखें हमारा कोई सीक्वेंस है माइनस का n², अगर जो ये n इक्वल टू -∞ पर डाइवर्ज करती है, जैसे कि हमने मान लिया हमारा जो सीक्वेंस आएगा, जैसे माना -1² -4² -9² -16 एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमारा आएगा -1² 4² 9² 16² एंड सो ऑन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो लिमिट है, जो हमारा सीक्वेंस है वो -n² पर ये हमारा कुछ रियल एनालिसिस देता है, जो कि माइनस के ही टर्म में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई एक तो इसका टर्म होगा जो n टेंड्स टू ग्रेटर इक्वल टू m पर कोई एक वैल्यू तो होगी जिससे वो छोटा होता जाएगा। जैसा कि आप देखते कोई मान लीजिए 100वां पद हो, 100वां पद से उसके बाद कोई रियल नंबर है, मैंने मान लिया 100वां पद इसका जैसे होगा 10² इक्वल टू 100 के नीचे का उसका जो भी वैल्यू होगा वो उससे लेस देन एंड ग्रेटर इक्वल होता चला जाएगा। सेम चीज इसमें भी होगा कि कोई हमारा वो उसके किसके लिए होगा, माइनस डाइवर्ज होगा टू -∞ फॉर अ नेगेटिव रियल, कोई नंबर जो कि -∞ पर अगर जो हम लेते चले जाएं -∞ पर कोई उसका रियल वैल्यू है ऑफ k, माना कि -100 पर -10² पर ये डाइवर्ज कर जाता है, जो कि -∞ का कोई एक नंबर है k, ठीक है। और सेम उसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जब यही वैल्यू हमारी 1 2 3 4 के लिए जो बढ़ता चला जाता है और n इक्वल टू +∞ पर कहीं जाकर ये डाइवर्ज कर जाता है। तो इस तरीके के हमारा एग्जाम्पल है जो कि डाइवर्जेंस शो करता है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। ऑस्किलेटरी सीक्वेंस क्या होता है पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन से। If a sequence Sn has more than one limit point, then it is called oscillatory sequence। ठीक है, हम सीधे सीधे लैंग्वेज में बोलें कि ऐसा सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट है और ना तो डाइवर्जेंट है, ऐसे सीक्वेंस को ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। दूसरा, अगर जो ऐसा सीक्वेंस जिसके
एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हैं, मतलब उसका कहीं पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे सीक्वेंस को ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। नोट जैसे आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करती बट लिमिट डजंट एग्जिट। लिमिट पॉइंट इसकी एग्जिट करेगी बट इसका जो हमारा लिमिट है वो एग्जिट नहीं करेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, Sn टेंड्स टू -1 की पावर n। अब अगर जो हम इसका रियल एनालिसिस करते हैं तो -1 1 -1 1 -1 1 इसी तरीके से इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। अगर जो हम इसका देखें तो इसके -1 और 1 पर दो लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं, पर क्या इसका हमारा नेबरहुड में कोई ऐसा पॉइंट मिल रहा है कि जो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर सके? नहीं, ऐसा कोई भी हमारा पॉइंट नहीं मिल रहा है जिससे हम ये कह सकें कि इसका लिमिट पॉइंट कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा है। इस वजह से ये हमारा जो सीक्वेंस होगा वो ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस होगा। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया आज मैंने आपको बताया कि हमारा सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होता है और कन्वर्जेंट कब होता है और ऑस्किलेटरी कब होता है। इस तरीके से आप चाहें तो कई सारे बेसिक्स पॉइंट हैं जिनको आप देखकर बता सकते हैं। आइए हम देखते हैं ऑस्किलेटरी सीक्वेंस के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप जानेंगे और ये हमारे आने वाले क्वेश्चंस और थ्योरम्स में बहुत अच्छा इनका रोल रहेगा कि अ बाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज इज सेड टू बी ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। एक ऐसा बाउंडेड सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो अगर जो बाउंडेड है, एक ऐसा सीक्वेंस जो कि बाउंडेड है विच डज नॉट कन्वर्ज इज सेड टू बी ऑस्किलेटरी सीक्वेंस। एक ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड है बट वो कन्वर्ज नहीं कर रहा, वो ऑस्किलेटरी सीक्वेंस होगा। और दूसरा एन अनबाउंडेड सीक्वेंस विच डज नॉट डाइवर्ज। एक अनबाउंडेड, याद रखिएगा, जो बाउंडेड सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज करेगा बट जो अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा वो डाइवर्ज करेगा। तो अगर जो वो डाइवर्ज नहीं कर रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम ऑस्किलेटरी सीक्वेंस बोलते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था, ऑस्किलेटरी सीक्वेंस किसको कहते हैं? ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड अनबाउंडेड हो या कुछ भी हो लेकिन वो ना तो कन्वर्ज करेगा ना तो डाइवर्ज करेगा, ऐसे सीक्वेंस को हम ऑस्किलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। तो इसके साथ ही आज मैंने आपको बताया लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस और ऑस्किलेटरी ऑफ द सीक्वेंस। ये हमारे सीक्वेंस के बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने आज कवर कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, कुछ इसके एग्जाम्पल, कुछ इसके थ्योरम्स जो मैं आपके सामने रखूँगा। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। मैं आशा करता हूँ आप हमारे वीडियो को देखेंगे, उसको अपना प्यार भी देंगे और अगर जो कोई इसमें ऐसा गलती होती है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।